हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी जैसे ही अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने वाला होता है, तभी लैन कुरैन वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी अपने डैड की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। तभी लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं, वांग जी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वांग जी गुस्से में कहता है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप हम दोनों भाइयों से दूर रहिए। क्या एक बात आप लोगों को सुनाई नहीं देती? तभी मैडम लैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, वांग जी, हम सब तुम्हारे फैमिली हैं। तुम कब तक हम सब से नाराज़ रहोगे? हम सब चाहते हैं कि हमारे बीच जो भी कड़वाहट है वो सभी खत्म हो जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक होना चाहिए? वांग जी मैडम लैन की बात सुनकर उनके तरफ घूरते हुए कहता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप हमसे दूर रहें। वांग जी की बात सुनकर लैन किरेन गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी, वो तुम्हारी मॉम है, तुम उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अब वांग जी गुस्से में अपने डैड की तरफ घूरते हुए कहता है, वो आपकी वाइफ है, वो औरत मेरी मॉम नहीं है। तभी लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं, वांग जी, तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारी मॉम है और यही सच्चाई है। तो बेहतर यही है कि तुम इस सच को अपना लो कि वो तुम्हारी मॉम है और इसलिए तुम्हें अपने मॉम से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तभी वांग जी कहता है, मुझे आप लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किससे और कैसे बात करनी है। वांग जी की बात सुनकर लैन किरेन की मुठिया कस जाती है। तभी वांग जी फिर से कहता है, आप वो इंसान हो जिसने मेरा हंसता खेलता परिवार छीन लिया, हमसे हमारी मॉम को छीन लिया। हम दोनों भाई अपनी मॉम के साथ कितने खुश थे, वो हमारे साथ कितनी खुश थी। भले ही वो अपने दर्द को हमारे सामने छुपाती थी, पर वो हमारे साथ खुश थी। हमारे फैमिली को तो आपने छीन लिया और आपको आपका फैमिली मिल गया। आपके पास आपकी वाइफ है, आपके बच्चा है, तो आप उसके साथ खुश क्यों नहीं रहते हैं? आप हम दोनों भाइयों को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? और आप लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को आप सबकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमें छोड़कर चले जाएं, प्लीज़। तभी गुस्से में ग्रैंडफादर कहते हैं, वांग जी, तुम ये मत भूलो कि तुम भी हमारे फैमिली हो। तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि तुम हमारे ग्रैंड चाइल्ड हो। तभी वांग जी अपने ग्रैंडफादर की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, ओह, तो आपको अब याद आ रहा है कि हम आपके हैं कौन? आप तब कहाँ थे जब हम दर दर के ठोकरी खा रहे थे, हमसे हमारा पहचान छीन लिया गया। मैं आपको अपना ग्रैंडफादर नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि आप सबको यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर वांग जी गुस्से में अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग वहीं खड़ा, जो कब से ये सब देख रहा था, वो शायद समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर वांग जी अपने फैमिली से इतना नफरत क्यों करता है? उसने आज तक वांग जी के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं किया? मुझे मुझे वांग जी के बारे में सब सच जानना होगा। वहीं खड़ा विंग ये सब अपने मन में सोच रहा था। विंग अपने मन में फिर से कहता है, मुझे वांग जी से इस बारे में बात करना होगा। विंग की इतनी गहरी सोच में देखकर ग्रैंड मदर विंग के पास आती है और विंग के देखते हुए कहती है, विंग, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी थोड़ा गुस्सैल है, पर वो बुरा नहीं है। ये बोलकर ग्रैंड मदर मैडम लैन को देखती है, जो वो अपने आँखों में आंसू लिए
लैन कुरैन को देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैडम लैन अच्छे से देख पा रही थी कि लैन कुरैन वांगजी के बातों से कितना हर्ट थे। उन्हें अच्छे से पता था कि लैन कुरैन अपने दोनों बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो भले ही लैन कुरैन की लाइफ में उनकी वाइफ बनकर उनके साथ है, पर प्यार प्यार तो मैडम ई से ही करते हैं। ये सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता था, लेकिन वांगजी का गुस्सा देखकर उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वांगजी के गुस्से की वजह वही है जो उनके साथ कुछ भी होता था वो सारे गुस्सा वांगजी और लैन सिचेन पे उतारती थी, क्योंकि मैडम लैन वांगजी और लैन सिचेन को अपनाना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था वांगजी और लैन सिचेन के आने के बाद उनके बेटे को उनका हक नहीं मिलेगा, इसलिए वो थोड़ा जलस थी। तभी ग्रैंड माँ मैडम लैन के पास जाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, वो ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेगा और देखना एक दिन हमारी भी हैप्पी फैमिली होगी। अब इसी तरह कई दिन बीत गए। लगभग 1 महीना बीत गए। वांगजी हमेशा अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहता था और वो आधी रात को घर आता था। विंग अब काफ़ी उदास रहने लगा था क्योंकि वांगजी उसे टाइम नहीं देता था। विंग चाहता था कि उसके बीच और वांगजी के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन उस दिन इंटीमेट होने के बाद भी वांगजी विंग से नाराज़ था क्योंकि विंग ने वांगजी को सुसे के साथ कंपेयर किया था। शायद इसी बात से वांगजी विंग से नाराज़ था। वो आधी रात को घर आता था और डिनर करने के बाद वो विंग को हग करके सो जाता था। इसी तरह लगातार 1 महीने बीत गए थे। विंग की इस समय एग्ज़ाम चल रहे थे जो शायद आज ही ख़त्म हुआ। विंग आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। विंग किचन में जिंग जिंग के साथ मैडम लैन की हेल्प कर रहा था। विंग जब वेजिटेबल काट रहा था तो उसकी फिंगर हल्की सी कट गई, जिससे ब्लड थोड़ी हल्की हल्की ब्लड बाहर आ रही थी। तभी मैडम लैन ने विंग को रोकते हुए कहती है, विंग ये देखो तुम्हारी हाथ कट गई, तुम्हें ध्यान से करना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं होगा, मत करो, तुम बस यहाँ से जाकर आराम करो। विंग मैडम लैन को देखते हुए कहता है, मॉम ये बस छोटी सी कट है, मैं तो बस आपका मदद करना चाहता था, आप चिंता मत करो। मैं अभी अपने रूम में जाता हूँ और इसमें मेडिसिन लगा लेता हूँ, ये ठीक हो जाएगा, ये बस छोटी सी कट है। ये बोलकर विंग अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग जब अपने रूम में आता है फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है जो उसे नहीं मिल रहे थे। तभी विंग वॉशरूम में जाता है। विंग जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक ड्रॉ में वो बॉक्स मिल जाती है जिसमें काफ़ी सारे मेडिसिन रखे गए थे। विंग जब उस बॉक्स में काफ़ी सारे मेडिसिन देखता है और इंजेक्शन देखता है तो वो शॉक हो जाता है। तभी उसे उस रूम में वांगजी के आने की आहट सुनाई दी। विंग जल्दी से उस फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करके वहीं उसी जगह रख देता है जहां वो पहले से था। वांगजी जब उस रूम में आया था तो उसे पता नहीं था कि विंग वॉशरूम में है। वो बस वेंचिंग से कॉल पे बात कर रहा था। वेंचिंग तुम टेंशन मत लो, मेरे और विंग के बीच सब ठीक है। तभी वेंचिंग उधर से कहती है, वांगजी तुम्हें याद है ना कि तुम बार बार वो मेडिसिन नहीं ले सकते और ना ही इंजेक्शन ले सकते हो, इससे तुम्हें आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी वांगजी कहता है, वेंचिंग तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं बस विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। भले ही उसने मुझे परमिशन दे दिया है, लेकिन सब मेरा यकीन करो, तुम्हें तो पता है कि मैं बेड में कैसा हूँ, तो मैं विंग को हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांगजी फिर से कहता है, मैं विंग को बहुत जल्द वहाँ चेकअप के लिए लेकर आऊँगा। विंग अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुका है
और तुमने जैसा मुझे कहा था कि मुझे विंग को बिना बताए वो मेडिसिन देना होगा, मैंने विंग को मेडिसिन दे दिया है। अब मुझे लगता है विंग पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। ठीक है वेंचिंग, मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लैंड मैंसन आया हूँ। मुझे एक फ़ाइल लेनी थी जो मैं भूल गया था, वही लेने के लिए मैं लैंड मैंसन आया हूँ। वांगजी ये बोलकर ये कॉल रख देता है और अपनी फ़ाइल लेकर उस मैंसन में, उस रूम में बिना देखे निकल जाता है। विंग जो डोर से खड़ा होकर वांगजी की ये सारी बातें सुन रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वांगजी के जाने के बाद वो रूम में जाता है और डोर को अच्छे से लॉक कर देता है और वॉशरूम में आता है और वहाँ उस बॉक्स को निकालकर उस इंजेक्शन को देखने लगता है। तभी विंग को याद आता है। विंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने प्रोफेसर के पास कॉल करता है। विंग के प्रोफेसर जब कॉल को रिसीव करते हैं तो कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो और तुम्हारी एग्ज़ाम कैसे गई? विंग कहता है, मेरी एग्ज़ाम अच्छी गई। तभी प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि इस बार फिर से यूनिवर्सिटी में तुम ही टॉप करोगे। विंग अपने प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ पूछना था। तभी प्रोफेसर कहते हैं, हाँ पूछो विंग। विंग एक मेडिकल स्टूडेंट था। वो सारे इंजेक्शन देखकर वो समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो शेयर होने के लिए अपने प्रोफेसर के पास कॉल किया। विंग अपने प्रोफेसर से कहता है, उस इंजेक्शन और मेडिसिन का नाम बताते हुए कहता है, ये सब कैसी मेडिसिन और कैसी इंजेक्शन है, क्या लेना सही है? तभी प्रोफेसर विंग से कहते हैं, विंग मुझे लगता है तुम्हें वो सारे इंजेक्शन और मेडिसिन की पिक लेकर मेरे पास भेजो। जैसा प्रोफेसर ने कहा था विंग वैसा ही किया। उसने सारे पिक लेकर प्रोफेसर के पास भेज दिया। प्रोफेसर देखने के बाद विंग से बताना शुरू करते हैं। विंग से प्रोफेसर कहते हैं, विंग ये मेडिसिन और इंजेक्शन, इस मेडिसिन और इंजेक्शन को लेना रेयर होता है, लेकिन हमें अपने बॉडी का भी ध्यान देना होता है। हम इस इंजेक्शन और मेडिसिन को बार बार नहीं ले सकते। इस मेडिसिन और इंजेक्शन का मतलब यही है, अपनी सेक्सुअल डिजायर को रोकने के लिए इस मेडिसिन और इंजेक्शन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। विंग जैसे जैसे अपने प्रोफेसर की बातें सुन रहा था, उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी फिर से उधर से प्रोफेसर कहते हैं, ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन लेने का यही मतलब है कि ये इंसान एक तरह का पेशेंट है। इस मेडिसिन और इंजेक्शन लेने का मतलब यही है कि वो इंसान एक पेशेंट है और इस मेडिसिन और इंजेक्शन को एक नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता। ये एक पर्सन को एक ऐसी लत होती है। एक आम पर्सन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ड्रग्स एडिक्ट जैसा कोई चीज़ का लत लग जाए, उस लत को छुड़ाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। जिस इंसान को ड्रग्स हाई लेवल का दिया गया हो, तो आने वाला कई साल तक इसका असर रहता है। ऐसे मामले में एक इंसान अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करता है। अगर एक इंसान ड्रग्स लेने के बावजूद वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाता है, तो वो टैबलेट मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों ले सकता है। इस इंजेक्शन लेने के बाद खुद को शांत कर वो इंसान नींद में चला जाता है। अब विंग के आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उधर से डॉक्टर प्रोफेसर कहते हैं, एक नॉर्मल इंसान इस इंजेक्शन को नहीं ले सकता। ऐसे मामले में अगर एक पेशेंट को इस चीज़ की लत हो, अगर उसे सेक्सुअल डिजायर हो रही हो, तो इसका असर ये मेडिसिन और ये इंजेक्शन ही रोक सकता है। अगर कोई इंसान हमेशा ही इस इंजेक्शन और मेडिसिन का यूज हमेशा करे, तो इससे उसकी जान भी जा सकती है,
क्योंकि एक ड्रग्स बॉडी में जहर का काम करता है और इससे उस इंसान की जान भी जा सकती है। तभी प्रोफेसर फिर से विंग से कहते हैं, विंग, ये मेडिसिन और इंजेक्शन कौन ले रहा है? मुझे लगता है अगर वो ऐसे ही लेता रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। तो विंग कहता है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ये बोलकर विंग अपने प्रोफेसर को थैंक यू कहता है और कॉल को रख देता है। कॉल को रख कर कहता है, विंग रोते हुए खुद से कहता है, फंग जी, तुम्हें इन सब का लत कब लग गया? मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम्हें ड्रग्स का लत है? तुम मुझसे कैसे छुपाते थे? क्या तुम किस तरह मेरे सामने खुद को कंट्रोल करते थे? वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें इन सब चीज़ों की लत कब से लगी। इस बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया और ना ही तुमने अपने बारे में मुझे कभी कुछ बताया। वो मैं था जो तुम्हारे बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि मैं अपने प्रॉब्लम में तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मैं कितना सेल्फिश हूँ ना, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तुम पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हारे इस बदलाव पर कभी जान ही नहीं पाया कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। मैं इतने बार तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन मुझे कैसे पता नहीं चला। मैं आज तक तुमसे 2-3 बार ही इंटीमेट हुआ, तो तुम बाकी दिन खुद को इस इंजेक्शन से कंट्रोल कर रहे थे। क्या तुम बाकी दिन इंजेक्शन ले रहे थे? ये सोचकर विंग की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू बहने लगे। इस वक्त विंग के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। अब विंग रोते हुए उस बैग को बंद करता है और वापस से उसी जगह रख देता है और अपने फेस पे पानी से क्लीन करता है और बाथरूम से बाहर निकल जाता है। विंग अपने रूम में ही था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस उसी बारे में सोचे जा रहा था जो उसके अभी प्रोफेसर ने बताया। विंग उस बात को सोचते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग डिनर करने के बाद विंग बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। वांग जी बालकनी में खड़ा होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। वांग जी अपने फ़ोन पे बात करते हुए उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है वांग जी वहाँ नहीं था। वो थोड़ा उदास हो जाता है। विंग फ्रेश होने के बाद वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर का नज़ारा देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं आपके बारे में पूरा सच जान कर रहूँगा, क्योंकि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है आपके पास्ट लाइफ में। मैं आपके पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तभी उस रूम में वांग जी आता है तो देखता है विंग वहाँ नहीं था। वो बालकनी की तरफ देखता है और बालकनी में जाता है तो देखता है विंग बाहर का नज़ारा देख रहा था। जब वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि विंग ने नाइट सूट पहना था और नीचे का छोटा सा पैंट पहना था, जिससे उसकी लेग पूरी विजिबल हो रही थी। वांग जी विंग को इस तरह के कपड़े देखकर गुस्से में कहता है, ये सब क्या पहना है? देखो, तुम्हारी पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं। जाओ, जाकर ढंग का कुछ पहन कर आओ। वांग जी की इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर विंग डर जाता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग को रोते हुए देखकर वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें कपड़े चेंज करने को कहा है। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस वांग जी को हक कर लेता है और वो ज़ोर से रोने लगता है। विंग
कि इस तरह रोने के वजह से वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो बस विंग को कपड़े चेंज करने को कहा है, पर विंग ऐसे क्यों रो रहा है। कुछ देर के बाद विंग चुप हो जाता है। वांग जी जो विंग के बैग को लगातार से हिला रहा था, वो देखता है कि विंग चुप हो गया है, तो वांग जी विंग के कमर पे हाथ रख लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा डांट दिया? मैंने तो बस तुम्हें कपड़े चेंज करने को कहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह रोओगे। विंग क्या कुछ हुआ है? क्या तुम मुझे बताओगे? विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस वांग जी को वैसे ही हक किए हुए था। वो बस वांग जी को नेक को स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग ये सब क्या है? तुम इस कपड़े में, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो, तो फिर आज क्यों? तभी वांग जी को विंग का लिप अपने लिप पे महसूस होता है, जो पैसिनेट किस कर रहा था। वांग जी तो पहले शॉक था, फिर वो भी विंग की किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पैसिनेट किस कर रहे थे। विंग इस वक्त अग्रेसिव होकर वांग जी को किस कर रहा था, जैसे वो अपना सारा दर्द इस किस के जरिए निकाल रहा हो। विंग के दोनों हाथ वांग जी के पूरे बॉडी पे घूम रहे थे। वांग जी विंग के इस किस में पूरी तरह से डूब चुका था। वांग जी के दोनों हाथ विंग के पूरे बॉडी पे मूव हो रहे थे। विंग को इस तरह किस करने से और इस तरह से टच करने की वजह से वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वांग जी जल्दी से विंग को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर ले जाकर उसे लिटा देता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांग जी को इस वक्त अपने बॉडी में हॉट फील हो रहा था। वांग जी ऐसा महसूस करते हुए वो जल्दी से अपनी शर्ट को उतारकर फेंक देता है। वांग जी विंग को पूरे नेक पे किस करने लगता है। वांग जी विंग के पूरे बॉडी पे किस कर रहा था, उसके निपल के साथ प्ले कर रहा था। वांग जी विंग को टच करने में इतना खो चुका था कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि विंग कब सो गया। वांग जी को जैसे ही विंग का कोई मूवमेंट महसूस नहीं होता है, तो वो विंग के तरफ अपनी आंखों को उठाकर देखता है, जो अभी सो चुका था। वांग जी की बॉडी जो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। वांग जी के आइज़ इस वक्त पूरे रेड हो चुके थे। वांग जी गुस्से में सोते हुए विंग को किस करने लगता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। विंग उसे बीच में छोड़कर कैसे सो सकता था। विंग की इस हरकत से वांग जी गुस्सा था। वो इसी तरह टच करने लगता है और शक करने लगता है, लिक करता है। अब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग वांग जी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, इसलिए वांग जी को चिढ़ हो रहा था। उसने गुस्से में विंग को वैसे ही सोता हुआ छोड़ दिया। वांग जी विंग को छोड़कर उसके ऊपर से हट गया। वांग जी के बॉडी में इस वक्त बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहे थे। उसे अपने पार्ट में और भी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वांग जी इस वक्त ओवर रिएक्ट करने लगा। वांग जी गुस्से में अपने बालों को खींचने लगता है और अपने बॉडी को नोचने लगता है। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग या फिर उसकी बॉडी इस वक्त काम नहीं कर रही हो। वांग जी किसी तरह खुद को होश में ला रहा था, क्योंकि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। वांग जी जल्दी से बाथरूम की तरफ उठकर भागता है और वहाँ से एक इंजेक्शन लेकर आता है और वहीं बेड के किनारा बैठकर अपने बॉडी में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है और उस इंजेक्शन को कहीं छुपा देता है। वांग जी जल्दी से बेड पर जाकर बैठ जाता है और लाइट ऑफ करके विंग को हग कर सो जाता है। वांग जी खुद में इतना बिजी हो गया था कि उसने अपने आसपास किसी भी बात को ध्यान नहीं दिया। वहीं विंग जो सोने का नाटक कर रहा था, वो वांग जी के इस हरकत को देखकर एकदम हैरान था। विंग साफ साफ ये देख पा रहा था वो पागलपन
कि किस तरह वांग जी अपने बॉडी को नोच रहा था और वो किस तरह एक पागल जैसा रिएक्ट कर रहा था। विंग के आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी के इस हालत को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया, वो रो पड़ा। विंग को जैसे ही ये फील हुआ कि वांग जी अब बेहोश हो चुका है तो विंग बहुत रोता है। विंग वांग जी को सीने पे अपना सर रखता है और रोने लगता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था वांग जी के लिए और खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन वो बस वांग जी का सच जानना चाहता था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। क्योंकि विंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वांग जी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। विंग बहुत रोता है और रोने के बाद वो खुद को शांत करता है और कहता है वो सच पूरी तरीके से जानकर ही रहेगा। अब विंग रोते रोते वैसे ही वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रखे सो जाता है। अब सुबह का वक्त दिखाया जाता है। विंग सुबह जल्दी उठता है तो देखता है वांग जी शायद ऑफिस के लिए निकल चुका था। विंग इधर उधर देखता है और टाइम को देखता है तो 10 बज चुके थे। विंग जल्दी से बेड से उतरता है और फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो किसी को कॉल करता है। विंग कॉल पे बात करने के बाद वो अपना बैग लेता है और निकल जाता है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग सीधा नीये मैंसन पहुंच चुका था। विंग जाता है तो देखता है वेनचिंग न्यू हुसैन के साथ कुछ बात कर रहे थे और वेनिंग इस वक्त अपने ड्यूटी पे था। न्यू मंजू अपने ऑफिस थे। विंग नीये मैंसन में एंटर करता है तो देखता है कि वेनचिंग और न्यू हुसैन आपस में बात कर रहे थे। विंग कहता है हेलो। तभी न्यू हुसैन विंग के पास आता है और हक करके कहता है विंग तुम आ गए, चलो चलकर हम बात करते हैं। वेनचिंग जो विंग को देखकर समझ चुकी थी कि विंग उससे ज़रूर बहुत सारे सवाल पूछने वाला है, वो भी एकदम तैयारी के साथ बैठ जाती है। विंग आता है और वेनचिंग के पास बैठते हुए वेनचिंग को देखते हुए कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वेनचिंग स्माइल करते हुए कहती है हाँ विंग पूछो, क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे। विंग हिचकिचाते हुए कहता है मुझे वो वांग जी के बारे में जाननी थी। वो आपका फ्रेंड है और आप मुझे अच्छे से पता है कि आप उसके बारे में सब कुछ जानती हैं। तभी वेनचिंग ना समझने की नाटक करते हुए कहती है विंग तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। तो विंग कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जानती हो, आप मुझे समझ रही हो। प्लीज़ मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसका सच जानना चाहता हूँ कि उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो। वेंचिंग विंग की बात पर कहती है तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तो विंग कहता है यही कि वांग जी को ड्रग्स की आदत कैसे लगी। विंग की बात सुनकर वेंचिंग एक गहरा सांस लेकर छोड़ती है और विंग को देखते हुए कहती है ओह तो तुम्हें पता चल गया, तुम बहुत देर से वांग जी के बारे में जानने की कोशिश क्यों किया, तुम ये काम पहले भी तो कर सकते थे। विंग कहता है मैं बस कुछ काम में बिजी हो गया था जिसके मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वांग जी के बारे में पूरा सच जानना चाहिए था, लेकिन आज मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वेंचिंग कहती है ठीक है विंग, मैं तुम्हें पूरी सच बताऊंगी। विंग और न्यू हुसैन वेंचिंग के पास बैठे थे। वेंचिंग बताना शुरू करती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांग जी किसी होटल में गया था मीटिंग के लिए। वो अपने मीटिंग करने में काफ़ी बिजी था। वांग जी की सबसे बड़ी डील थी। वांग जी किसी भी तरह उस डील को पाना चाहता था क्योंकि हर हाल में उसे टॉप बिजनेस में से एक बनना था। वांग जी बहुत खुश था क्योंकि वो प्रोजेक्ट वांग जी को मिल चुका था। वांग जी लैन सिचेन को कॉल करता है। लैन सिचेन उस कॉल को उठाते हैं
वांग जी खुशी से बताता है कि उसे वो प्रोजेक्ट मिल गया है। वांग जी की बात सुनकर लैन सीजन भी बहुत खुश हुए और वो कहते हैं, मुझे पूरा यकीन था वांग जी कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, ब्रदर आपने भी तो बहुत मेहनत किया है। ये सब कुछ मेरा अकेले का नहीं है। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। ये सारे बिजनेस हम दोनों ने मेहनत से कमाया है। अब हम बहुत जल्द टॉप बिजनेस में से एक होंगे। लैन सिचन कहते हैं, हाँ वांग जी, अब हम मॉम के सपने को पूरा करेंगे और हम टॉप बिजनेस में से एक होंगे। वांग जी बहुत खुश था। वो कॉल को रखने के बाद वो आगे निकल जाता है। कई सारे कार वांग जी के पीछा कर रहे थे। वांग जी वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो बस अपनी कार को चलाने लगता है। तभी वांग जी की कार के सामने कोई आ जाता है। वांग जी अपनी कार को वहीं रोक देता है। जब वो अपनी कार से बाहर निकलता है तभी कुछ लड़के आकर वांग जी को सर पे मार देते हैं। कुछ देर के बाद वांग जी की आंखें खुलती हैं तो वो एक अंधेरी जगह पे, सुनसान जगह पे था। उस रूम में हल्की सी लाइट जल रही थी। वांग जी देखता है कि उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। तभी वांग जी को कुछ महसूस होता है कि किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया। वांग जी कहता है, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? देखो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगा। मुझे यहाँ से जाने दो। और तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और उस रूम के लाइट ऑन हो जाती है। वांग जी देखता है तो वो कोई और नहीं सुसे था और उसके कई सारे दोस्त थे जो उसके साथ ही खड़े थे और हंस रहे थे। वांग जी को उस इंजेक्शन के लगाने के बाद उसके अपने बॉडी में अजीब से फील होने लगती है। वो सुसे की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है और ये मुझे क्या हो रहा है? तभी सुसे हंसते हुए कहता है, लैन जैन, मैंने तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जो तुम्हें किसी की तलब होगी। वांग जी गुस्से में कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सुसे कहता है, तुम्हें पता है इस ड्रग्स को लेने के बाद तुम पूरी तरह से पागल हो जाओगे और तुम किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए एकदम पागल हो जाओगे। वांग जी गुस्से में घूरते हुए सुसे की तरफ कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा। तभी सुसे कहता है, ओफो, मुझे यही तुम्हारा गुस्सा पसंद नहीं आता है। तुम बस एक ही इंसान के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, थोड़ा फन करना चाहिए? तभी वांग जी का सुसे का एक दोस्त बाहर आता है और कहता है, लैंजन, तुम्हें देखकर हमारे डैड कहा करते हैं कि तुम्हें वांग जी जैसा बनना चाहिए। देखो, वांग जी से कुछ सीखो। अब मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने सुसे को साथ देने का फैसला किया। सुसे कहता है, ग्रैंडफादर, भले ही वो मुझसे प्यार करते हों, लेकिन मैं तो एक अडॉप्टेड हूँ ना। तुम तो उस घर के असली वारिस हो, तो तुम्हें छोड़कर मुझे क्यों चुनेंगे वो हमेशा मुझसे कहा करते हैं कि वांग जी से कुछ सीखो। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इस चक्कर में मैं अपना प्रॉपर्टी ना खो दूँ। आज मैं तुम्हें ऐसा चीज़ के लिए मजबूर करूँगा जो तुम खुद के नज़रों में गिर जाओगे। तो वांग जी गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? तो सुसे कहता है, मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जो एक ड्रग्स है। तुम्हारे बॉडी के अंदर फैलते ही तुम्हें किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करेगी और तुम किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए पागल हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात मैं तुम्हें बताऊं कि इसकी कोई एंटीडोज नहीं है। वांग जी गुस्से में कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने विंग के अलावा किसी के साथ इंटीमेट नहीं रहूँगा। मेरा बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेरे विंग का है। तभी सुसे कहता है,
देखो वांग जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें किसने कहा कि तुम दूसरे के साथ इंटीमेट हो? तुम अपने विंग के साथ इंटीमेट हो। वैसे भी तुम तो उसके साथ पहले ही इंटीमेट हो चुके हो। सुसे की बात सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती है। वांगजी गुस्से में कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं विंग के साथ कभी इंटीमेट ही नहीं हुआ हूँ। तभी सुसे कहता है, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले एक पार्टी हुई थी? तभी वांगजी को याद आता है कि हाँ, कोई एक पार्टी हुई थी, शायद 18 साल बच्चों की पार्टी थी। वांगजी गुस्से में कहता है, तो तुमने मुझे ड्रग्स दिया था और विंग के पास लाकर छोड़ दिया और मैंने उसके साथ जबरदस्ती किया। तभी सुसे हंसने लगता है और कहता है, हाँ वांगजी, वो कोई और नहीं बल्कि विंग ही था और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। और वो पागल, देखो तो, वो तुम्हें देखने के बाद भी वो तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि वो तुम्हारे इंसल्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना कायर होगा। और मज़े की बात बताऊं कि उसे पता भी नहीं कि वो जिसके साथ इंटीमेट हुआ था वो तुम थे। उसे लगता है कि वो किसी और के साथ इंटीमेट हुआ। उसने तुम्हें धोखा दिया लैन वांगजी। विंग ने तुम्हें धोखा दिया है। वांगजी गुस्से में कहता है, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। मेरा विंग मुझे धोखा नहीं दे सकता। तभी सुसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम विंग के लिए एक अनजान हो और तुम उसके साथ इंटीमेट हुए और ये जानते हुए भी कि तुम उसका प्यार नहीं हो। फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वो बस उस रूम से भाग चुका था। जब मैंने देखा कि वो कोई और नहीं विंग था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे नहीं पता था, मैं तो उस रूम में किसी और को भेजने वाला था, लेकिन उस रूम में मुझे नहीं पता कि विंग कैसे पहुंचा और तुम उसके साथ इंटीमेट हो गए। मैं बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था किसी और के साथ, लेकिन जब मुझे पता चला वो कोई और नहीं विंग था तो मैंने उस रूम का सीसीटीवी कैमरा डिलीट कर दिया ताकि वो तुम्हारे हाथ ना लगे। सुसे की बात सुनकर फांगजी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सुसे। सुसे हंसते हुए अपने दोस्तों को वहाँ से लेकर चले जाता है और कहता है, ओ लैन वांगजी, तुम अपने विंग को ढूंढ लो और उसके साथ इंटीमेट होना और मज़े करना, मैं तो चल रहा हूँ। वो सब ये बोलकर चले जाते हैं। वांगजी खुद को चोट पहुँचाने लगता है क्योंकि उसके बॉडी में अजीब सी हीट हो रही थी। वांगजी दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पार्ट में बहुत दर्द हो रहे थे। तभी वहाँ लैन सीचेन पहुँचते हैं और वांगजी को उस हाल में देखकर मेंशन ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर के आने के बाद उन्होंने कहा कि वांगजी को किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। तभी वहाँ लूसी आई और उसने खुद को ऑफ़र किया। वो वांगजी के उस दर्द में नहीं देख पाई क्योंकि वो तब अकेली थी। तब उसका सहारा वांगजी ही था और वो वांगजी से प्यार करती थी। भले ही वांगजी मिंग से प्यार करता था, लेकिन वो हमेशा से वांगजी से प्यार करती थी। वांगजी ने बहुत मना किया लूसी को। अब वो अनकंट्रोल हो चुका था और लूसी के बॉडी पाते ही वो इंटीमेट हो चुका था। वेंचिंग जैसे जैसे विंग को ये बातें बता रहे थे, विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे और इसी तरह वांगजी की इलाज कई डॉक्टरों ने किया, लेकिन उसका तोड़ कोई नहीं निकाल पाया। उस एक्सीडेंट के बाद से वांगजी खुद को मारने की कोशिश की क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने विंग के अलावा किसी और को टच किया, इसलिए वो खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। लैन सीचैन और वेंचिंग बहुत मुश्किल से वांगजी को संभाल रहे थे। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होती है। वेंचिंग की बात सुनकर विंग लगातार रोए जा रहा था। वो सिसकियाँ ले रहा था। वेंचिंग जो विंग को रोते हुए देखती है तो विंग को पानी देती है। विंग पानी पी लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग, इन सब में वांगजी का कोई गलती नहीं है। वो तो बस उस ड्रग्स के असर में कर रहा है। तुम्हारे साथ जितनी भी बार इंटीमेट हुआ
तुम्हें इससे अंदाज़ा लग चुका होगा कि वांगजी एक नॉर्मल इंसान की तरह इंटीमेट नहीं होता है। मैं एक बात कहूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उसके बाद से वो खुद को चोट पहुँचाने लगा था। लेकिन हमारे समझाने के बाद वो तुम्हें ढूँढने लगा, क्योंकि वो किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। वो बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था। वो बस तुमसे प्यार करना चाहता था। मैं वांगजी को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा है। उसने बहुत तकलीफ़ झेले हैं और वो हमेशा दुख झेलने की वजह से वो एक रूड इंसान बन गया। पर वो रूड अपनों के लिए नहीं होता है। वो माफिया में अपने मॉम के वजह से गया और एक समय ऐसा था कि उसकी फैमिली ने उन दोनों को छोड़ दिया उसकी मॉम के साथ। लेकिन वांगजी जब 20 साल का हुआ तो उसकी मॉम को वादा को पूरा करने के लिए लैंड मैंशन गया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वांगजी तुम्हें बचाने के लिए उस मैंशन को छोड़कर चला गया। विंग, वांगजी बुरा नहीं है। लोग उस वांगजी को नहीं जानते हैं जो एक उस सॉफ्ट है। वो बस उस वांगजी को जानते हैं जो एक डेविल है। विंग बहुत रो रहा था। वेंजिंग फिर से कहती है, विंग, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तुम विंग को वांगजी के वो सारे दुख दर्द भुला सकते हो? क्या तुम वो प्यार उसे दे सकते हो जो वो डिजर्व करता है? उसने वो बचपन से प्यार पाने के लिए तरसता रहा, कभी अपने डैड के प्यार पाने के लिए, तो वो कभी अपने फैमिली के प्यार पाने के लिए, कभी वो तुम्हारे प्यार पाने के लिए। विंग, अब तुम दोनों को एक साथ होना चाहिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वांगजी को खुश रखो। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह देखती हूँ। विंग, जो वेंजिंग के बातों को साफ साफ सुन पा रहा था और समझ पा रहा था, विंग प्रॉमिस करता है कि वो वांगजी को हमेशा खुश रखेगा। वेंजिंग से बात करने के बाद विंग शाम को लैंड मैंशन लौट जाता है। लैन मेंशन जाता है तो वो मैडम लैन के किचन में हेल्प करने लगता है। विंग को अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत उल्टियाँ होंगी, क्योंकि वो सुबह से कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। विंग को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर था। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि शायद वो ज़्यादा सोच रहा है। फिर से विंग किचन में हेल्प करने लगता है। तभी जेंग जेंग वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। विंग दौड़ते हुए जेंग जेंग के पास जाता है और चिल्लाने लगता है। सभी लोग वहां दौड़कर आते हैं और जेंग जेंग को उठाकर उसके रूम में लिटा देते हैं और लैन सिचन को कॉल कर देते हैं। विंग जेंग जेंग को चेक करता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। विंग को पता था कि जेंग जेंग को क्या हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही जेंग जेंग को चेक किया है। लेकिन वो अभी डॉक्टर नहीं है, इसलिए वो चुप रहता है। वह डॉक्टर कुछ देर जेंग जेंग को देखने के बाद सभी की तरफ देखकर कहते हैं, कंग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, ये प्रेग्नेंट है। जैसे ही ग्रैंडफादर ये बात सुनते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं और जेंग जेंग को तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या मैं सच में ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ? वो डॉक्टर हाँ में सिर हिलाता है। डॉक्टर कुछ देर जेंग जेंग को चेक करने के बाद मेडिसिन देकर सीधे चला जाता है। लैन सिचेन आते हैं तो देखते हैं जेंग जेंग लेटा था। लैन सिचेन को देखकर सभी उस रूम से निकल जाते हैं। जेंग जेंग लैन सिचेन की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है। लैन सिचेन जल्दी से जेंग जेंग के पास जाते हैं और कहते हैं, जेंग जेंग, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ था? जेंग जेंग कहता है, वो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर तुम बेहोश कैसे हो गए? तो जेंग जेंग कहता है, वो मुझे बस थोड़ी सी चक्कर आ गई। तो लैंसी जेंग जेंग को डांटते हुए कहते हैं, तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, देखो तो तुम कितने वीक हो गए हो। तभी जेंग जेंग लैंसी जेंग का हाथ अपने स्टमक पर रखता है। लैंसी जेंग जैसे ही ये फील करते हैं वो कुछ देर चुप हो जाते हैं। वो जेंग जेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? जेंग जेंग हाँ में सिर हिलाता है।
लैंसी चैन खुशी के मारे चेंग चेंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, फाइनली हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। तो जेंग चेंग चिढ़ते हुए कहता है, मैं भी डैड हूँ, मैं मॉम नहीं हूँ। तभी लैंसी चैन कहते हैं, मेरा बेबी तुम्हें मॉम ही बुलाएगा, तुम मेरे वाइफ हो, तुम मेरे बेबी के मॉम हुए ना। वो दोनों बहुत खुश थे। लैन मैंसन के सभी सदस्य खुश थे क्योंकि एक नया मेंबर आने वाला था, इसलिए वो सभी खुश थे। विंग जो थोड़ा थोड़ा उदास था क्योंकि उसकी शादी 8 मंथ हो गई हैं और उसके ब्रदर 4 मंथ प्रेग्नेंट है, और विंग वो तो अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुआ। विंग अब थोड़ा उदास था लेकिन अपने भाई के लिए खुश था। तभी वांग जी वहाँ आता है तो देखता है विंग कुछ सोच रहा है। तो वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही विंग को वांग जी दिखा तो वो भी अपने रूम में चला गया। वांग जी चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। तभी विंग वहाँ जाता है और वो भी बेड पे बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपको नहीं लगता हमें भी पेरेंट्स बनना चाहिए?" तभी वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी विंग वांग जी को टीज करते हुए कहता है, मुझे लगता है आपके अंदर दम ही नहीं है। नो, आपसे नहीं होगा। तभी वांग जी विंग को घूर कर देखते हुए कहते हैं, मुझसे क्या नहीं होगा? तभी विंग फिर से नाटक करते हुए कहता है, मुझे लगता है आपके इसमें दम नहीं है। आपके अंदर दम है पर आपके इसमें दम नहीं है। जैसे ही वांग जी विंग के उंगलियों को जब फील करता है कि विंग की उंगली कहाँ है, तभी वांग जी को अब समझ में आ जाता है। वो विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, अच्छा, मैं अभी बताता हूँ कि इसमें कितना दम है। वांग जी जल्दी से विंग को बेड पे उठाकर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर विंग थोड़ा डरते हुए कहता है, वो मैं बस मजाक कर रहा था। ही मैं मजाक कर रहा था। तभी वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, पर मेरी लिटिल लायन पर तुमने उंगली उठाया है तो तुम्हें सहना होगा। आज ये लिटिल लायन बताएगा कि इसमें कितना दम है। क्या तुम मेरी लिटिल लायन को सह पाओगे? विंग थोड़ा डर गया और कहता, वो मैं मुझे किचन में काम है, मैं चलता हूँ। तभी वांग जी विंग के हाथों को पकड़ कर फिर से लेटा देता है और उसके ऊपर आकर किस करने लगता है। अब विंग भी चाहता था कि वांग जी उससे प्यार करे। वांग जी विंग के पूरे बॉडी पे किस करता है। वांग जी विंग को वेट किसेस करता है और काफ़ी सारे लव बाइट देता है। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग जैसे ही खुद को मूव करता है तैसे ही उसे अपने बॉडी में शार्प पेन महसूस होती है। तो वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से में वांग जी को घूरते हुए कहता है, अब छोड़ो मुझे। तभी वांग जी जो पहले ही नींद से उठ चुका था और विंग को प्यार से देख रहा था, जिस वो अपने दिए हुए लव बाइट को देख रहा था, वांग जी को खुद पर प्राउड फील हो रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए मेरा क्या हालत कर दी आपने। मैंने तो बस मजाक किया था, आपने तो मेरी हालत बुरी ही कर दी। अब मैं कैसे इस हालत में सबके सामने जाऊंगा? तभी वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गया था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा गिल्ट में हो। वांग जी खुद पे प्राउड फील कर रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग जल्दी से उठता है और उठकर बैठ जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है। वांग जी विंग को देखता है तो कहता है, तो क्या मेरे अंदर दम है? क्या तुम्हें यकीन हो गया कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ? तो विंग कहता है, प्लीज़ मुझे उठाओ और मुझे बात दिलाओ। वांग जी विंग को उठाता है और उसे बात दिलाता है। बात दिलाने के बाद विंग को लाकर काउच पर रख देता है और बेडशीट को बदल देता है और विंग को लिटा देता है। नीचे जाता है और अपने हाथों से विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर
ऊपर लेकर आता है। सभी लोग वांगजी को पहली बार किचन में देख रहे थे। उन्होंने कल रात में ही महसूस कर लिया था कि वांगजी और विंग के बीच क्या हुआ होगा। लैन सिचन अपने भाई के लिए बहुत खुश थे कि क्योंकि उनका भाई आज बहुत हैप्पी दिख रहा था। लैन सिचन अपने मन में कहते हैं, वांगजी, बस मैं यही दुआ करूँगा कि सब ठीक हो जाए और तुम भी हमारी तरह एक नॉर्मल फैमिली के साथ खुश रहो। मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, तुम भी समझो। वांगजी अपने रूम में जाता है और विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाता है। उसके बाद वो विंग को खुद खाता है। ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है। वांगजी आज छुट्टी में था। उसने आज कल रात से और पूरे दिन विंग को खाया। विंग अपने रूम में बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसे उल्टी की तरह कुछ महसूस हुआ। विंग दौड़कर अपने रूम की तरफ दौड़कर वॉशरूम की तरफ भागा। वो वहाँ उल्टियाँ करने लगा। उल्टी करते ही विंग के हाथ अपने स्टमक पे जाती है और वो मुँह धोता है और सोचता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे एक बार टेस्ट करना चाहिए, क्या पता वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले भी तो वो और वांगजी इंटीमेट हुए हैं। विंग यही सब सोचकर नीचे जाता है तो देखता है सभी लोग जेंग चेंग का बहुत ख्याल रख रहे थे और उसे हर तरह का डिलीशियस फूड उसे खिला रहे थे। विंग भी जेंग चेंग के पास जाता है और उसे कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्द ही न्यूज़ सुना दी। तभी जेंग चेंग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, भले ही तुमने मुझसे शादी पहले कर ली, पर प्रेग्नेंट भी मैं पहले में ही हुआ। तभी विंग घूरते हुए कहता है, तो क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे परेशान करोगे। जेंग चेंग के सामने काफ़ी सारा फूड रखा हुआ था, जिसे देखकर विंग को उल्टी जैसा फील हो रहा था। विंग गुस्से में कहता है, ये इतना बुरा स्मेल कर रहा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो। तभी विंग की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ विंग। तो विंग थोड़ा हंसते हुए कहता, वो मैं कुछ नहीं, बस जेंग चेंग से मजाक कर रहा था। तभी विंग को वांगजी का कॉल आता है। विंग जब देखता है तो वो कॉल वांगजी का था। विंग उस कॉल को लेकर थोड़ा कुछ दूर हट जाता है। तभी वांगजी उधर से कहता है, विंग, तुम रेडी रहना आज रात के लिए, और हाँ, मेडिसिन भी ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई बहाना करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो। तो विंग वांगजी की बात सुनकर कहता है, लेंचन, मैंने तुमसे बस मजाक किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे। तभी वो देखता है कि कॉल कट चुका था। विंग गुस्से में अब उसकी रोनी जैसी सूरत बन चुकी थी। विंग को जेंग चेंग नोटिस कर रहा था। तभी जेंग चेंग विंग से पूछता है, क्या हुआ विंग, क्या सब ठीक है। तभी विंग जेंग चेंग को कहता है, जेंग चेंग, क्या तुम आज रात के लिए हमारे रूम में सोना पसंद करोगे। देखो जेंग चेंग, हम दोनों ने बहुत दिनों से एक साथ नहीं सोए, चलो ना आज रात के लिए। तभी जेंग चेंग कहता है, तुमने अब कौन सी गड़बड़ की है। तो विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। जेंग चेंग विंग का हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाता है और डोर को बंद करके कहता है, देखो तुम मेरे भाई हो और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ज़रूर कोई ना कोई कांड किया है, नहीं तो तुम इस तरह मुझे अपने रूम में सोने को नहीं कहते। तभी विंग जेंग चेंग का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। जेंग चेंग विंग को इस तरह रोते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो विंग रोते हुए कहता है, मैंने वो वांगची से ये कह दिया कि उसमें दम नहीं है, अब वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसने मुझे मुझे कल से परेशान कर दिया है। विंग की बात सुनकर जेंग चेंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुमने एक भूखे शेर को जगा दिया और वो शेर तुम्हें कल से खा रहा है।
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने ये खुद किया है। तुमने भूखे शेर को खुद जगाया है तो तुम ही झेलो। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। तभी विंग जेंग चेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ आज रात के लिए मुझे बचा लो। देखो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। जेंग चेंग कुछ नहीं कहता है, कहता है ठीक है, मैं बस आज रात के लिए तुम्हारा हेल्प करूँगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विंग और जेंग चेंग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांगजी विंग को नोटिस कर रहा था कि विंग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। विंग और जेंग चेंग जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी और लैन सिचेन वो आपस में बात कर रहे थे। काफ़ी देर बात करने के बाद जैसे ही वांगजी अपने रूम में जाता है तो वहाँ जेंग चेंग को बेड पर पाता है और विंग एक दूसरे को हग करके सो रहे थे। विंग का एक हाथ जेंग चेंग के स्टमक पे था जो नींद में सहला रहा था और जेंग चेंग विंग को हग करके सो रहा था। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे विंग किसी और को हग करके इस तरह सो सकता है। अब वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था जेंग चेंग और विंग पर। वो जल्दी से लैन सिचेन के रूम के तरफ जाता है, तभी देखता है सिचेन वांगजी के रूम के तरफ ही आ रहे थे। तभी वो कहते हैं, क्या जेंग चेंग यहाँ है? तो वांगजी अपने ब्रदर का हाथ पकड़ता है और अपने रूम में लाकर खड़ा कर देता है। तभी उनकी नज़र बेड पे जाती है। वांगजी गुस्से में कहता है, आप अभी के अभी अपने ओमेगा को उठाइए और लेकर जाइए। तभी लैन सिचेन कहते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है और इसने मुझे बताया भी नहीं। लैन सिचेन वांगजी की तरफ देख के कहते हैं, वांगजी मुझे नहीं लगता कि आज इन दोनों भाइयों को कोई भी अलग कर सकता है। देखो कैसे एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है जेंग चेंग मुझसे बचने के लिए यहाँ सो रहा है और वांगजी को अच्छे से पता था कि विंग वांगजी से बचने के लिए जेंग चेंग के साथ सो रहा है। लैन सिचेन कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वांगजी गुस्से में घूर कर कहता है, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वांगजी को इस तरह गुस्से में देखकर लैन सिचेन जेंग चेंग को उठाने की कोशिश करते हैं, पर जेंग चेंग नहीं उठता। लैन सिचेन जेंग चेंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और अपने रूम की तरफ लेकर चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं, मज़े करो, मैं जा रहा हूँ। जेंग चेंग और लैन सिचेन के जाने के बाद वांगजी डोर को लॉक कर देता है और वो विंग के पास सो जाता आता है और लेट जाता है और वांगजी विंग को किस करने लगता है। वांगजी को अच्छे से पता था कि वो अगर विंग को नींद में भी विंग के साथ इंटीमेट होगा तब भी विंग को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विंग एक कुंभकर्ण है और वो सोते वक्त उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए वांगजी विंग के नींद का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये सोचकर वांगजी कुछ नहीं कहता है, सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग जब धीरे धीरे आँख खोलता है वैसे तभी उसके अपने लोअर पार्ट में जोर का दर्द महसूस होता है। विंग दर्द से चिल्ला उठता है। तभी वो देखता है वांगजी उसके ऊपर मूव कर रहा था। वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। तुमने अपने डैडी को नाराज़ किया है तो आज डैडी तुम्हें पनिशमेंट देंगे। क्या तुम्हें अपने डैडी की पनिशमेंट याद है ना? मंजूर है? विंग रोते हुए कहता है, डैडी सॉरी, आपका बेबी बॉय सॉरी है। उसे इस तरह जेंग चेंग को अपने रूम में सोने नहीं देना चाहिए था। डैडी बस उसे छोड़ दे, बेबी बॉय सॉरी है। जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो और अपने स्पीड को और बढ़ा देता है, जिससे विंग रोते हुए कहता है, डैडी प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी वहीं रुक जाता है क्योंकि वो विंग को रोते हुए नहीं देख सकता था। वांगजी विंग को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी, मैं बस तुम्हें तुम्हारी गलती को एहसास दिला रहा था कि तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत था। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस वांगजी को हक कर लेता है। लेकिन कुछ देर के बाद विंग को
अपने स्टमक में बहुत जोर की पेन महसूस होती है। विंग अपने स्टमक को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ लेंचन, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी जब विंग से खुद को अलग करता है तो देखता है बेड पे काफ़ी सारे ब्लड लगे हुए थे। वांग जी डर से पैनिक करने लगता है। विंग दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे अपने स्टमक में बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर ब्लैंकेट करता है और अपने कपड़े को पहन लेता है और डॉक्टर के पास कॉल करता है। वेंचिंग कुछ देर के बाद उस मेंशन में वेंचिंग जल्दी से आती है और वांग जी के रूम की तरफ चली जाती है। वेंचिंग को लैन मेंशन में देखकर सभी लोग थोड़ा वेरिड हो जाते हैं क्योंकि वेंचिंग एक डॉक्टर थी और उन्हें लगा कि किसी को न किसी को कुछ हुआ होगा। सभी लोग वेंचिंग के पीछे उस रूम में चले जाते हैं जहाँ वेंचिंग जा रही थी। वेंचिंग जल्दी से वांग जी के रूम में आती है और वांग जी को घूरते हुए कहती है, अब तुमने क्या किया है? तो वांग जी विंग की तरफ इशारा करके कहता है, इसे जल्दी से देखो, इसे अपने पेट में दर्द हो रहा है। वेंचिंग विंग को चेक करती है। चेक करने के बाद वांग जी को घूर कर देखती है और कहती है, बाहर निकलो। वेंचिंग सभी के साथ वांग जी सभी के साथ बाहर चला जाता है। वेंचिंग अच्छे से चेक करने के बाद विंग को मेडिसिन देती है और उससे कुछ बात करती है। विंग मेडिसिन के असर पाते ही वो सो जाता है। वेंचिंग अब बाहर आती है और वांग जी को घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता था कि तुम फादर बनने वाले हो? तभी वांग जी वेंचिंग की तरफ देख कर कहता है, क्या मजाक कर रही हो? तो वेंचिंग को समझ आ चुका था कि वांग जी को कुछ भी पता नहीं था। तो वेंचिंग कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। विंग 2 वीक प्रेग्नेंट है और तुम्हें दूर रहना चाहिए। और हाँ, विंग को होश आने के बाद तुम उसे हॉस्पिटल लेकर आना, पूरी चेकअप करेंगे। ये बोलकर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। सभी लोग विंग और वांग जी के लिए खुश थे। जेंग जेंग तो और ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका भाई भी प्रेग्नेंट है और उसका भी अपना परिवार होगा। ये सोचकर जेंग जेंग बहुत खुश था। विंग के होश आने के बाद वांग जी विंग से कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? तभी विंग कहता है, क्या हम सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं? तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग थोड़ा उठकर बैठने की कोशिश करता है। वांग जी विंग के बैठने में मदद करता है। तो कहता है, वांग जी विंग से कहता है, विंग हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमारा खुद का बेबी होगा। ये हमारा दूसरा बेबी होगा। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ये मेरा पहला बेबी है, ये दूसरा कैसे हुआ? तभी वांग जी अपने कहे हुए बातों को सोचकर चुप हो जाता है। अब विंग को थोड़ा खटक रहा था। वो वांग जी को चुप देखकर कहता है, लैंचन, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? प्लीज़, तुमने अभी कहा कि ये हमारा सेकंड चाइल्ड है, पर जहाँ तक मुझे पता है ये हमारा पहला बेबी है। और तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा दूसरा बेबी है? तभी वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। वेंचिंग ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और हमें कुछ देर बाद हॉस्पिटल भी जाना है क्योंकि तुम्हारा फुल चेकअप होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे सच बताओ, मैं जानता हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे सच बताओ। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है और उसे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, विंग मैं तुम्हें जो भी बताऊँगा तुम बस मुझसे वादा करो कि तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम खुद का ख्याल रखोगे। तो विंग थोड़ा डरते हुए कहता है, हाँ मैं खुद का ख्याल रखूँगा। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें याद है सुशी ने तुम्हें किडनैप किया था? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वांग जी आगे कहता है, तब तुम प्रेग्नेंट थे और तुम्हारे स्टमक पे चोट लगने की वजह से बेबी मिसकैरेज हो गया। विंग जैसे ही ये पता चला
वो रोने लगता है। उसे ये बात नहीं पता थी, उसे क्यों छुपाया गया। वो तो अपने बेबी के लिए रो भी नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या फिर खुश हो, अपने दूसरे बेबी के लिए सैड हो या फिर अपने पहले बेबी के लिए सैड हो या फिर अपने दूसरे बेबी के लिए खुश हो। विंग रोते हुए वांगजी को हक कर कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेबी को जाने अनजाने में खो दिया। वांगजी कहता है, विंग, तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है, चुप हो जाओ प्लीज़, बेबी को इससे हर्ट होगा। विंग जैसे ये सुनता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था, क्योंकि वो भी डॉक्टर था। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। वांगजी विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और विंग का फुल चेकअप करवाता है। विंग वेंचिंग से बात करने के बाद वो वेंचिंग वांगजी से कहती है, वांगजी, तुम्हें विंग का अच्छे से ध्यान रखना होगा, तुम्हें तो पता है ना, विंग बहुत वीक है और तुम्हें पता है कि उसके लिए कितना ही डिफ़िकल्ट होगा, वो बेबी को बहुत मुश्किल से बर्थ देगा। तो वांगजी अपना हामी सिर हिलाता है और कहता है, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। विंग और वांगजी वहाँ से जाने वाले थे, तभी विंग वेंचिंग को देखते हुए कहता है, मुझे कुछ पूछना है। तभी वेंचिंग कहती है, हाँ पूछो विंग। तभी विंग कहता है, क्या क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं। विंग की बात सुनकर वेंचिंग शौक से विंग को देखने लगती है और वांगजी गुस्से से विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है, क्या हम सच में इंटीमेट हो सकते हैं। वेंचिंग कहते हैं, हाँ, तुम लोग इंटीमेट हो सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेबी को इससे हर्ट ना हो। तभी वांगजी वेंचिंग को घूर कर देखता है। वेंचिंग कहती है, मुझे क्या घूर रहे हो, मैंने तो बस एक डॉक्टर होने के नाते मैंने एक सलाह दी है अपने पेशेंट को, इस तरह मुझे मत घुरा करो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वांगजी विंग को देख रहा था कि विंग कितना खुश है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। वांगजी विंग के मूड स्विंग से परेशान हो चुका था। विंग जो पहले से वीक हो चुका था, उसके पैर दोनों सूज चुके थे। विंग पहले से काफ़ी वीक हो चुका था, वो ठीक से खाता पीता नहीं था। अब वांगजी भी अपने फैमिली को माफ़ कर चुका था। लूसी और सॉन्गलैन एक दूसरे से शादी कर चुके थे। न्यू मिंजू से नी हुसैन अपने रिलेशन के बारे में सच बता चुका था और न्यू मिंजू वेन्नी और न्यू हुसैन के रिश्ते के मान चुके थे और वो पढ़ाई करने के बाद ही दोनों शादी करते। सुयंग और सॉन्गलैन वो दोनों भी अपने फैमिली को बता चुके थे और लैंस ने सुयंग को अपना लिया और उनकी इंगेजमेंट करा चुके थे। विंग के अब 9th मंथ चल रहे थे। वांगजी विंग के लिए डरा हुआ था, क्योंकि विंग की स्टमक पहले से काफ़ी कमज़ोर था और वो बेबी को कंसीव कर रहा था। ये विंग के लिए ठीक नहीं था। अगर वांगजी को पहले से पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि विंग की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। जेंग चेंग एक बेबी गर्ल को बर्थ दे चुका था और वो बेबी बहुत क्यूट थी और लूसी भी प्रेग्नेंट थी सॉन्गलैन के बेबी से। ग्रैंडफादर को अपने किए पर बहुत पछतावा था, क्योंकि उन्होंने मैडम ई को अपनाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मीडिया में ये बात बता चुके थे कि वांगजी और लैन सिचेन उनका ही अपना ब्लड है और वो ई मैडम ई की सन है। मैडम ई इस मेंशन की लैंस की डॉटर इल्लू है। अब मैडम ई को भी उनका नाम मिल चुका था और लोग भी उन्हें जानते थे कि मैडम ई कौन थी। विंग वैसे ही बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था और टीवी देख रहा था। तभी उसके स्टमक में एक जोर की पेन होती है। विंग चिल्लाने लगता है। सभी लोग विंग के पास दौड़कर आते हैं और विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वेंचिंग ने पहले से प्रिपेयर रखा था
जैसे ही वो विंग को एडमिट करते हैं और वांग जी को इन्फॉर्म कर देते हैं, वांग जी हॉस्पिटल आ जाता है और विंग को इस तरह दर्द में चिल्लाते हुए देखकर वांग जी पैनिक करने लगता है, क्योंकि विंग की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती थी। विंग दर्द से चिल्ला रहा था, वो काफ़ी बार बेहोश भी हो चुका था। वेंचिंग काफ़ी डरी हुई थी, सभी लोग डरे हुए थे। मैडम यू जो अंदर ही थी और विंग को बेबी बर्थ देने में मदद कर रही थी। काफ़ी सारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे। सभी लोग विंग को ट्रीटमेंट कर रहे थे। बहुत मुश्किलों के बाद विंग एक बेबी बॉय को बर्थ देता है और विंग वहीं बेहोश हो जाता है। बेबी बॉय के रोने की आवाज़ सभी को जैसे ही सुनाई देती है, सभी लोग शांति से उस बेबी बॉय की आवाज़ सुनने लगते हैं। वांग जी तो विंग के लिए डरा हुआ था। जैसे ही डॉक्टर बेबी को लेकर बाहर आते हैं, वांग जी सीधे अंदर चला जाता है। वो बेबी की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो विंग को ना खो दे। वो बेबी बॉय बहुत रो रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है तो देखता है विंग बेहोश पड़ा था। मैडम लैन विंग को क्लीन कर रही थी। तभी मैडम यू वांग जी को देखकर कहती हैं, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या ये ठीक है? ये बेहोश क्यों है? तभी मैडम यू हंसते हुए कहती हैं, ये काफ़ी वीक था, इसलिए ये बेहोश हो चुका है। ये ठीक है, तुम बस बाहर निकलो। वांग जी मैडम यू की बात सुनकर बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है उसके बेबी काफ़ी देर से रो रहा था। अपने बेबी के रोना वांग जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से अपने बेबी को गोद में ले लेता है। बेबी अपने फादर को महसूस करते ही वो चुप हो जाता है। सभी लोग ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। विंग को अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वांग जी सभी लोग लैंड मशीन के लिए जा चुके थे। वांग जी विंग के पास बैठा था और वो अपने बेबी को देख रहा था, जो देखने में काफ़ी क्यूट था। विंग की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी उसके पास है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर बुलाऊं? तो विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा वीक हूँ। मेरा बेबी कहाँ है? वांग जी बेबी को अपने हाथ में उठाता है और विंग के पास ला कर देता है। विंग उस बेबी को गौर से देखता है, जो सो रहा था, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो बिल्कुल वांग जी की तरह था। विंग हंसते हुए कहता है, देखो लैंजन, ये बेबी बिल्कुल तुम पर गया है। ये कितना क्यूट है ना, हमारा बेबी बॉय है। तभी वांग जी कहता है, ये मुझ पे गया है। विंग कहता है, इसका नाम क्या रखें? तो वांग जी कहता है, तुम देख लो। तो विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बेबी का नाम खुद रखो। तभी वांग जी कहता है, आइवान। आइवान कैसा होगा? विंग आइवान नाम सुनकर कहता है, ये बहुत खूबसूरत नाम है, हम अपने बेबी के लिए बहुत खुश हैं। विंग बेबी को देखकर बहुत खुश था। वांग जी की आंखों में और विंग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो लोग अपने पहले बेबी को खो चुके थे। वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि उसका पहला बेबी होता तो आज ये इसका दूसरा बेबी होता, दोनों एक साथ होते। विंग वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता हम बेबी को कैसे ख्याल रखेंगे। तभी वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तभी वो बेबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग डर जाता है, कहता है, वो बेबी रो रहा है। तभी वांग जी पैनिक करते हुए कहता है, विंग बेबी को क्या हुआ है? वो इस तरह रो क्यों रहा है? तभी विंग वांग जी को देखता है, जो इस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था। वांग जी कहता है, ये शायद भूखा है, इसलिए वो रो रहा है। तो वांग जी कहता है, क्या मैं इसके लिए कुछ लेकर आऊँ? तभी विंग हंसते हुए कहता है, नहीं, बेबी को इस वक्त अपनी मम्मा चाहिए और वो अपने मॉम को चाहता है। विंग अपने शर्ट को बटन को ओपन करता है और बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने लगता है। वांग जी जैसे ये सब देखता है तो वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है।
विंग स्माइल करते हुए बेबी को देख रहा था। वांगजी भी बेबी और विंग को देख रहा था कि बेबी कितना हैप्पी है और विंग कितना हैप्पी है। वांगजी अपने मन में कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं और विंग एक अच्छी लाइफ ऐसे जिएंगे और हमारा एक बेबी होगा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग थैंक यू। तो विंग थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, मैं समझा नहीं। लेंजन किस लिए? तभी वांगजी कहता है, बेबी के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी पाता। विंग तुम नहीं होते तो मेरे लाइफ कुछ भी नहीं है। विंग अब उसकी आंखें नम हो चुकी थी। विंग कहता है, लेंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बेबी हमारे प्यार की निशानी है। वांगजी कहता है, हाँ विंग ये हमारे प्यार की निशानी है। आईवान। कुछ दिन बीत गए। विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। विंग हॉस्पिटल से अपने मेंशन जा चुका था। अब उस मेंशन में एक बड़ी सी पार्टी रखी गई और वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया थे क्योंकि वो जानना चाहते थे वांगजी के बारे में, विंग के बारे में। विंग एक छोटा मोटा बिजनेसमैन के बेटा नहीं था और ना ही एक छोटा मोटा बिजनेसमैन का वाइफ था। विंग एक ऐसे बिजनेसमैन का ओमेगा था जिसे पूरा वर्ल्ड में जाना जाता था। वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया आए थे और वो विंग और वांगजी आईवान को पिक लेते हैं। वो पार्टी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी सारे लोग आ चुके थे। सभी लोग बहुत खुश थे। अब यहीं पे हैप्पी एंडिंग ख़त्म होती है। इस स्टोरी को मुझे आज ही ख़त्म करना पड़ा क्योंकि मैं इसका और पार्ट नहीं बना पाती। मैंने इस स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें स्किप की है और मैंने बहुत मुश्किल से इसे शॉर्ट की है क्योंकि इसकी एंडिंग ऐसी नहीं थी। ये स्टोरी तो यहीं एंड हो चुकी है और आप